मेरा इंट्रोडक्शन जो है आप लोग जान लीजिए कि अबाउट मी, यानी कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का बीएड, एक्सपीरियंस जो है 10 सालों से। सेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो श्वसन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, तो श्वसन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है श्वसन। और श्वसन चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसके बाद जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। तो सेशन टाइमिंग आप यहाँ देख रहे हो कि सेशन टाइमिंग आपकी क्या है, तो सेशन टाइमिंग जो है 5 PM टू 6 PM, यानी कि 5 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक जो है आपकी क्लास होगी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो आप सभी लोग का वेलकम है हमारी क्लास में। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप सभी? तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम देखते हैं यहाँ पे कि अनअकैडमी पे जो है हमारी क्लासेस कब से कब देखने को मिलती है, यानी कि आप लोग भी जानेंगे कि हमारी क्लास कब होगी। तो आपके लिए जो है क्लास आप देख सकते हो कि पहली क्लास जो है हमारी हो रही है 5 PM टू 6 PM, और दूसरी क्लास होगी हमारी 6:15 टू 7:15 पे, यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, और दूसरी क्लास जो है 6:15 से लेकर जो है 7:15 तक जो है ये स्टार्ट होगी। ओके, और हिंदी माध्यम से जो है यह क्लास हो रही है आपकी, ठीक है, हिंदी विथ में इंग्लिश दोनों साथ में होगी। और यहाँ पे जो है बायोलॉजी क्लास 10 के लिए, यह बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है आधारित है। आप एनसीईआरटी बुक देख सकते हो, इसी अकॉर्डिंग जो है ये आपकी क्लासेस होती है। और यहाँ जो है 20 आपको टॉपिक और साथ में जो है मॉक टेस्ट कंटिन्यू कराए जाते हैं। तो हमें जो है श्वसन रीड करना है, ठीक है, श्वसन हमें पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है श्वसन। हम जो भी सांस लेते हैं किसकी वजह से लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, श्वसन क्रिया है। आप जानते हैं कि श्वसन कौन कर सकता है, श्वसन क्रिया किसके साथ होती है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि श्वसन क्रियाएं सभी जो है सजीवों के लिए होती है। किसके लिए होती है, सभी सजीवों के लिए होती है। और सजीव तो आप देख सकते हो कि जो श्वसन क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। यानी कि जीव और जंतु जिसकी जीवन अवधि निश्चित होती है, जीवन अवधि क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी जीवन अवधि क्या होगी, निश्चित होगी। ओके, जिसकी जीवन अवधि क्या होगी, अवधि निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और सजीव जो है क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है। इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कि आपके सामने जो है पहला स्लाइड आया है कि श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया होता क्या है। ओके, इसी चीज को जानेंगे हम कि श्वसन क्रिया होगा क्या, श्वसन क्रिया से हम क्या करें जानते हैं, श्वसन क्रिया आखिर होगा तो क्या होगा, श्वसन क्रिया जो हम किसे कहेंगे, श्वसन क्या सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। तो आपका जवाब आएगा यस सर, होता है या नहीं होता है। आपका कुछ भी जवाब आ सकता है। तो बताइए मुझे कि श्वसन क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यस या नो। श्वसन क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है, यस या नो। जी, एकदम बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि यस सर। इसका जवाब जो है होता है कि यस, सभी जीवों के लिए श्वसन क्रिया होती है। यानी श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। दो क्रियाओं का क्या होता है, यह सम्मिलित रूप होता है। पहली क्रिया क्या होती है कि पहली क्रिया में हवा नासिक के फेफड़ों तक पहुंचती है, यानी कि यह नासिक हुआ, मैं रेड पेन लेता हूं, येलो कर देता हूं। यह जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहीं पे साथ में दिख रहा है यहाँ, हाँ यह दिख रहा है पर्पल कलर। यह नासिक छिद्र से जो डायरेक्ट कहाँ पहुंचती है, आपकी फेफड़े में पहुंचती है। और फेफड़ा के पास क्या रहता है, स्थित कोशिका बना हुआ रहता है। तो पहली क्रिया क्या होती है कि पहली क्रिया हवा नासिक से फेफड़े तक जो है यह पहुंचती है, तथा इसका ऑक्सीजन फेफड़े के दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं में रक्त में चला जाता है। अब आप मुझे यहाँ बताइएगा एक बात कि ऑक्सीजन जो आपका है, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है, कि इस क्रिया के प्रस्ताव कहते हैं विपरीत दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसमें के अंतर्गत जो है रक्त फेफड़े से आया कार्बन डाइऑक्साइड बीच हवा के साथ नासिक से बाहर निकल जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम थोड़ा समझेंगे। यह आपका चलिए एक मनुष्य है, ठीक है, या कोई एक जीव है,
या नासिक से यानी उसके नाक से सांस जो है कहाँ आती है, फेफड़ा में आती है। कहाँ आती है, फेफड़ा में आती है। और फेफड़ा में आने के बाद फेफड़ा में क्या रहता है, तो कूपिका रहती है। क्या रहती है, फेफड़ा में कूपिका। फेफड़ा में क्या रहेगा, कूपिका स्थित होता है। और फेफड़ा में जैसे ही ऑक्सीजन अंदर की ओर आया, यानी कि ऑक्सीजन जो है आपका कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन जो है आपका कहाँ मिलेगा, तो ऑक्सीजन जो है आपको मिलेगा हवा में। ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होगा, आपको हवा से प्राप्त होगा। और यह ऑक्सीजन जो है आपका, यह ऑक्सीजन हवा से आया कहाँ, आपके नाक में। और नाक से यानी नाक तो बना हुआ है, एक मेरा यह सुंदर सा रूप दिख रहा है, यह नाक का है, ठीक है। लेकिन इसे हम बोलते हैं नासिक छिद्र। क्या बोलते हैं इसे हम, नासिक छिद्र। तो नासिक छिद्र से जो है हवा आपके कहा चला गया, फेफड़े में चला गया। यह जो नली है, यह नली का नाम है नासिक छिद्र। नासिक छिद्र, हमारे नाक में जो नली दिख रही है उस नली को हम क्या बोलते हैं, नासिक छिद्र बोलते हैं। और यह नासिक छिद्र डायरेक्ट हमें लेके कहाँ आता है, फेफड़े में लेकर आता है। और जैसे फेफड़े में जो है ऑक्सीजन आता है तो वह कूपिका के मदद से, वह कूपिका के मदद से पूरे शरीर में यानी कि खून में आपका, अब कौन से खून में मिलेगा, क्या आप जानते हैं कौन से खून में मिलेगा, हाँ, तो आप जानते हो कि आरबीसी, आरबीसी ब्लड में जो है क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का वाहक किसे कहते हैं हम, ऑक्सीजन का वाहक किसे कहेंगे, तो ऑक्सीजन का वाहक जो है हम किसे कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं। यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका जो है यह क्या करती है कि हमारे ऑक्सीजन को कूपिका में लेके आती है, और कूपिका क्या करता है कि इसे जो है ब्लड में मिलाता है, यानी खून में मिला देता है, यानी आरबीसी में मिलाता है। और यह पूरी शरीर में क्या करता है, आरबीसी भ्रमण करता है, और फिर नासिक छिद्र से जो है ऑक्सीजन बाहर की ओर निकलता है, यानी ऑक्सीजन नहीं निकलता है हमारे शरीर से। तो जैसे ही वह आरबीसी में ऑक्सीजन मैच करेगा, मिलेगा, तो उसमें से हमारे शरीर से जो है क्या बाहर निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, यानी कि CO2 क्या होगा, हमारे शरीर से बाहर की ओर निकलेगा। इसे ही हम कहते हैं क्या, श्वसन क्रिया। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत है, यस या नो। श्वसन क्रिया किसे कहेंगे, कि नासिक छिद्र से होते हुए हमारे फेफड़े में, नासिक छिद्र से होते हुए हमारे फेफड़े में, हाँ मोहम्मदो कहाँ बटे केकरा में मिलता, बंटी के लगा फोन करो। ठीक बा। नासिक छिद्र से होते हुए, यह नासिक छिद्र से होते हुए कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में। फेफड़े में क्या स्थित होता है, एक कूपिका रहती है, और कूपिका क्या करता है कि उसको ब्लड में मिलाता है, यानी कि आरबीसी में उसे क्या करता है, मिलाता है। फिर आरबीसी से जैसे ही मैच करेगा तो आरबीसी क्या करेगा, जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं विषैले पदार्थ, यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, श्वसन क्रिया कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे हम, श्वसन क्रिया कहेंगे। तो यहां तक जो है आपने बिल्कुल ही समझ लिया कि जो है नासिक छिद्र होता है, नासिक छिद्र से क्या होगा, हमारे कूपिका में आएगा। और कूपिका में क्या होता है, कूपिका स्थित रहता है श्वास नली के साथ जुड़ा हुआ, तो यह श्वास नली उसके साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। और यह पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त घूमता है, घूमने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करता है, बाहर की ओर निकाल देता है। और इस प्रोसेस में, और यहाँ की बातें जो हम करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि श्वसन क्रियाएं के फलस्वरूप क्या पाया जाता है, आपका कूपिका पाया जाता है। और यह मुख गुहा है, ग्रसनी है, कंठ द्वारा है, जो हम बोलने की क्रिया करते हैं कंठ से ही बोलते हैं। श्वास नली होती है, ट्रेकिया होती है, फुफ्फुस नलिकाएं होती है, धमनी होती है, डायफ्राम होता है, ठीक है। तो यह प्रोसेस जो है पूरे मानव शरीर में श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो है ये क्रियाएं सभी संचालित होती है। अगर हम श्वसन अंदर सांस अगर हम नहीं लेंगे तो ये सभी क्रियाएं जो है क्या पड़ जाएगी, स्थित पड़ जाएगी। और जब हमारी शरीर स्थित पड़ जाएगा तो हम किस अवस्था में होते हैं, यानी कि मरे हुए अवस्था में हम काउंट होते हैं। अगर हमारी सांस जब रुक जाती है तो लोग बोलते, डॉक्टर से अगर हम, मुझे कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी सांसें रुक जाती है तो लोग बोलते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है। यानी कि सभी सेल जो है काम करना क्या हो जाता है, बंद कर देता है।
कोशिकाएं हमारी सभी काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, और धीरे धीरे हम मृत अवस्था में पड़ जाते हैं, और शरीर जितना हमारा मुलायम होता है, कहीं से लचक जाता है, और मरने के बाद जो है हमारा शरीर जो है क्या हो जाता है, कठोर बन जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है ब्लड जो है, कोशिका है, वो काम ही नहीं कर रही है, इसलिए धीरे धीरे क्या बन जाता है, बिल्कुल कठोर हो जाता है। तो श्वसन क्रिया हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। श्वसन क्रिया के बदौलत हम लोग जो है अभी आपसे हम बातें कर रहे हैं, आप मेरी आवाजें सुन रहे हैं। श्वसन क्रिया नहीं होती तो शायद हमारी आवाज जो है आपके पास ना पहुंचती, और शायद आप मुझे देख भी ना पाते। तो यही श्वसन क्रिया के अनुरूप होता है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने यहाँ दे रहा है प्रवास। अब जानेंगे कि प्रवास क्या होगा। अब प्रवास जो है हम किसे कहेंगे। तो प्रवास क्या होता है कि प्रवास के समय फेफड़े के समीप निम्नांकित स्थित 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप में कार्य करती है। अब 3 तरह की रचनाएं जो है कौन कौन कार्य करती है, 3 तरह की रचनाएं प्रवास के समय 3 तरह के रचनाएं जो है कौन कौन कार्य करती है। तो 3 तरह की रचनाएं याद रखिएगा। एक कार्य करती है आपकी पहला कोशिका, ठीक है। उसके बाद यहाँ काम करता है श्वसन, श्वास नलिकाएं, और तीसरा करता है आपका श्वास नली। ये 3 क्रियाएं जो है आपके श्वसन के बाद जो है प्रवास में कार्य करता है। यह 3 कार्य इसलिए करता है कि ये तीनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। क्या, कोशिका, श्वसन या श्वास नलिकाएं और श्वास नली, ये 3 जो है महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाते हैं। इसलिए बोला गया है कि प्रवास के समय फेफड़े के समीप निम्नलिखित 3 तरह की जो है रचनाएं सम्मिलित रूप से जो है यह कार्य करती रहती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे सामने अब देखेंगे प्रवास के 3 कौन कौन से कार्य जो है आपके सामने यहाँ रखा गया है। यहाँ मैं कार्य लिखना भूल गया, आप देख लीजिएगा कार्य है, ठीक है। तो यह क्या है, कार्य है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं तो इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान से हम लोग थोड़ा सा रीड करेंगे। क्योंकि साइन की 12 जोड़ी, ठीक है, कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित पेशियां जब संकुचित होती है तब पसलिया जो है बाहर की ओर खिसक जाती है, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है आप अपने ढंग से कर सकते हैं। देखिए, सांस लीजिए, आपकी पसलियां जो है फैली, आप जैसे सांस को टानिए, ये पसलियां जो होती है क्या हो रही है, आपकी फैल रही है। पसली जो है, पसली कहां होता है, तो अब पसली भी आपको मैं बताऊं, ऐसे हाथ को उठाइए, बोले सच्चे दरबार वाली मैया की, तो बोलिए जय, ऐसे हाथ उठा लीजिए, और यहाँ पे ऐसे टच करिए। देखिए मेरा यहाँ पे, तो ऐसे आप टच करिए, देखिए आपकी पसली सामने दिख रही होगी। पसली जो है आपको क्या हो रही है, दिख रही है। टच करने के बाद महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो है हड्डी मौजूद है। अब यह हड्डी जो है पसली कैसी होती है, अब जो है हम यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि यूं हिसाब से मैं बना देता हूं, ठीक है। अब यह पसली यूं आकार की जुड़ी हुई होती है, ऐसे जो है पसली में बता दूं, यहाँ पे ये पसली में बना रहा हूं, ठीक है। यूं आकार की आपकी पसली जो है 12 जोड़ी होती है, दोनों साइड 6-6 को 12 जोड़ी में पसली आपकी यहाँ पे ऐसे होगी। और इस पसली में जो है आपके सामने 2 क्या होंगे, सॉरी, 2 जो होंगे यहाँ पे आपके पास, आपने फेफड़ा देखा है क्या, बिल्कुल यूं आकार का एक फेफड़ा होता है इसके अंदर, और फेफड़े के अंदर एक छोटा सा जो है हमारा क्या होता है, दिल पाया जाता है। और इसी फेफड़े जो है, फेफड़ा जो है यह जुड़ा रहता है किससे, तो कोशिका से। यहाँ कोशिका बना देते हैं, यह कोशिका से जुड़ा हुआ ऐसे भाग, और इसमें सभी नसें होती हैं, और ये सभी नसें जो है महाधमनी, महाधमनी और सीरा से जुड़ा होता है। महाधमनी और सीरा से क्या होता है, जुड़ा होता है। अब बोलिए सर महाधमनी और सीरा कहाँ होता है, तो महाधमनी और सीरा में बता दूं, सॉरी, महाधमनी और सीरा देखिएगा, यहाँ पे ऐसे टच करिए, यहाँ पे यूं आकार में यहाँ पे टच करिए, हाँ यहाँ पे टच करिए बगल में ऐसे, देखिए 2 मोटे मोटे से नस होंगे, 2 बिल्कुल मोटे मोटे से ऐसे नस होंगे दोनों साइड में।
तो एक होता है क्या आपका महाधमनी, महाधमनी होता है एक, और एक होता है आपका यहाँ सीधा। एक क्रियाएं होती है ऑक्सीजन लेने के लिए और दूसरी क्रियाएं होती है ऑक्सीजन छोड़ने के लिए। तो महाधमनी और सीरा जो है हमारे शरीर में क्या रहते हैं, मौजूद होते हैं। ये दोनों साइड गर्दन के ऊपर जो है जो मोटी नसें होती है वो महाधमनी और सीराएं की होती है। और कोई भी क्रिया जो हम करते हैं तो यह क्रिया डायरेक्ट हमारे कहाँ जाता है, ब्रेन में आता है। यह सभी क्रियाएं जो है कहाँ होती है, हमारी ब्रेन में होती है, हमारी दिमाग में होती है। और यह महाधमनी और सीरा जो है इससे जुड़ा हुआ होता है। अब यह जुड़ा हुआ भाग जो है महाधमनी सीरा, यह कहाँ आके जुड़ा होता है, तो यह जो है आपके फेफड़े से जुड़ा हुआ रहता है। और फेफड़े के अंदर तो आप जानते हैं कि सुंदर मेरा एक दिल है, इसमें 2 फेफड़े हैं और यहाँ वक्ष गुहा है। तो इस हिसाब से जो है एक मनुष्य की जीवन शैली बीतती है, बिल्कुल इसी हिसाब से जो है आपको बीतती है। तो जी क्या बोले कि बाह्य जोड़ी पसलिया के बीच में पेशियां जब संकुचित होती है तब पेशिया जो है बाहर की ओर खिसक जाती है, जिससे वक्ष गुहा क्या होता है, फैलता है। और जैसे ही वक्ष गुहा फैलता है तो हम ऑक्सीजन आसानी से अंदर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में यह होता है कि आपके वक्ष गुहा के पश्च भाग, यानी वक्ष गुहा के पश्च भाग मतलब होता है कि पीछे का भाग, पक्ष मतलब पीछे का भाग, एक गुबंद के आकार का डायफ्राम होता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। ठीक है, पसलियों की गति के साथ साथ डायफ्राम की पसलिया में भी संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन भी जो है यह कंटिन्यू बढ़ता है। और जब यह बढ़ता है तो उदर की पेशियों में संकुचित भी वक्ष गुहा में फैलाव आता है, तब जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और फिर उनका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो आप याद रखिएगा किसका कार्य, तो आप प्रवास का जो है कार्य जरूर आप याद रखिएगा। ये 3 कार्य जो है आपको याद रखने होंगे। कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि प्रवास के 3 कार्यों को लिखें, चाहे प्रवास के 3 कार्यों को बताएं, तो आपको ये तीनों नोट कर देना है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट पे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं आपके साथ। अब जानेंगे उच्छ्वास क्या होता है। अब जानेंगे कि प्रवास तो हमने जान लिया, अब उच्छ्वास के बारे में जानेंगे। तो इस समय की जो है पसलियों के बीच पेशिया तथा डायफ्राम पेशिया ढीली हो जाती है और ढीली होने के बाद जो है पसलिया पीछे की ओर खिसक जाती है तथा डायफ्राम पुनः गुबंद के आकार का हो जाता है। इस अवस्था को वक्ष गुहा या फेफड़े पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से वह कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को ट्रेकिया तथा फिर नासिक छिद्रों द्वारा बाहर निकालता है। तो उच्छ्वास की क्रियाएं क्या होती है कि उच्छ्वास जो है, प्रवास मतलब हो गया कि प्रवास का मतलब हो गया हमारे सामने कि प्रवास जो है हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। प्रवास जो क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन को क्या करेगा, हवा से ऑक्सीजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, ग्रहण करेगा। और उच्छ्वास क्या होता है कि उच्छ्वास वह होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है। देखिए बस प्रवास आप 3 कार्य उसकी याद रखिएगा कि डायफ्राम जो है फैलता है, और डायफ्राम जब फैलेगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा, और यह जो है डायफ्राम जब फैलेगा और जब आप ऑक्सीजन को छोड़िएगा तो यह क्या होता है, चपटा होता है, यानी कि फिर सिकुड़ जाता है। आप दिल को धड़कते हुए देखा है, दिल को धड़कते हुए आपने देखा है क्या, दिल को धड़कते हुए आपने देखा है क्या, यह नियंत्रण क्रिया करती है बिना रुके, बिना रुके यह नियंत्रण क्रिया करती रहती है कि तू टेंशन ना ले, तू बिल्कुल घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ। तो इसलिए दिल को हमेशा खुश रखो, जितना दिल को खुश रखोगे उतना दिल जो है आपका काम करेगा। ठीक है, तो दिल का काम है धड़कना, लेकिन प्रवास का काम है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और उच्छ्वास का काम होता है ऑक्सीजन को छोड़ना। तो यह चीज याद रखिएगा कि दिल का काम है धड़कना, प्रवास का काम है ऑक्सीजन ग्रहण करना, और उच्छ्वास का काम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना।
ये 3 चीज अगर याद होगा ये आप बातों बात में इस चीज को याद रख सकते हैं। इवन 1 मार्क्स के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उच्छ्वास की क्रियाएं क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि उच्छ्वास की क्रियाएं जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और प्रवास की क्रियाएं क्या होती है तो वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो इसे याद रखिएगा कि दिल की धड़कना, दिल की धड़कना, दिल को धड़कना, दिल को धड़कना, प्रवास को ग्रहण करना और श्वास को छोड़ना, इतना भी याद रखिएगा तो काम आपका बन जाएगा। ओके, उसके बाद जो है हम देखेंगे अब आगे नेक्स्ट में कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। तो फेफड़ा में जो है श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा? श्वसन गैसों का आदान प्रदान फेफड़े में कैसे होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे। आपकी प्रवास द्वारा वायुमंडलीय हवा में क्या ऑक्सीजन नासिक तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है जो शरीर के विभिन्न भागों में अनास्कृत रक्त पहले हृदय में पहुंचता है, जहां से वो इस फेफड़े को भेज दिया जाता है। ऐसे रक्त को शिथिल रक्त भी कहा जाता है। सिरीय रक्त जो है फेफड़े के वायु में कोशिकीय भागों में चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है और वायु कोशिकीय क्रियाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सिरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। तो आप एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि वायु में ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत होता है तो 21%। बस इतना ही इसमें आपको याद रखना है कि वायु में जो है ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है तो 21% जो है आपका होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको यस या नो कि वायु में ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है तो 21% ऑक्सीजन जो है वायु में होता है। ठीक है, अर्थात अभी बाकी है। वायु कोशिकाओं में हवा में ऑक्सीजन की आंशिक दबाव सिरीय रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जबकि कारण ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिकीय सिरीय रक्त में हो जाता है, जहां रक्त में स्थित लाल रक्त कोशिकाओं के हेमोग्लोबिन के संयोजन कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन में परिवर्तन हो जाता है, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा विभिन्न भागों में जो है कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। अब आप यहां सुनेंगे मेरी बातों को, अब मेरी बात को सुने, मेरी बात को जाने, या मेरी बातों को जाने आप। चलिए उज्जवल, वेलकम है आपका हमारे क्लास में। अब देखेंगे हम यहाँ सुनेंगे क्या, अब बोलेंगे क्या, पता है जी? पता है। हमारा खून किस कलर का होता है? हमारे शरीर में जो है खून किस रंग का होता है? आप मुझे जवाब दे, बहुत छोटा जवाब है। हमारे शरीर में रक्त जो है खून किस रंग का होता है? इसका आंसर जो है आपको देना होगा, तो आप मुझे दीजिए किस रंग का होता है। जवाब अभी तक नहीं आया आपको कि हमारा शरीर में रंग जो है हमारे शरीर में जो है खून किस रंग का होता है। आपके शरीर की बात हो या मेरी शरीर की बात हो, लेकिन ब्लड जो है किस रंग का होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लड जो यानी खून 2 रंग का होता है। एक जो होता है लाल होता है और दूसरा जो है हमारा सफेद होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर सामने आपसे रख दिया जाए कि लाल रक्त जो है हमारा ब्लड, लाल रक्त यह लाल क्यों होता है? लाल रक्त लाल क्यों होता है? तो आपका क्या जवाब आएगा? आपका जवाब क्या आएगा कि सर यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन जब यह खून हमारा यानी कि ब्लड जब हमारा लाल कलर में नहीं होता तो पहला जो है आपका खून बनता है, पहला खून का जब निर्माण होता है, पहला खून का निर्माण होता है तो किस कलर का होता है?
आपके शरीर में खून खून का क्या होता है, निर्माण होता है, ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब निर्माण होता है खून तो किस कलर का होता है, यानी कि आपका ब्लड जो है किस कलर का होगा, जब यह निर्माण होगा तो ब्लड जो है आपका किस कलर में होगा, बताइए मुझे, जवाब आएगा आपका कुछ यस नो में, किस कलर का होता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके शरीर में ब्लड निर्माण होता है तो किस कलर का होता है, तो हल्का नीला होता है, हल्का नीला होता है। कैसा होता है, हल्का नीला होता है। और जब यह नीलापन, जहां क्या होती है, एक हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है, एक जैसे यहाँ मानिए सपोज कि यहाँ जो है ब्लड आपका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यहाँ ब्लड आपका निर्माण हुआ, यहाँ पे हेमोग्लोबिन की थैली होती है। जैसे निर्माण या ब्लड हुआ, यहाँ आया इस थैली पे, तो ब्लड का रंग जो है किस कलर का हो जाता है, तो लाल कलर का हो जाता है। तो पहला कलर हमारा किस कलर का होता है, तो नीला कलर का होता है, हल्का नीला कलर का होता है। जब यह हीमोग्लोबिन रंजक के पास पहुंचता है, हीमोग्लोबिन रंजक के पास, हीमोग्लोबिन रंजक के पास जब पहुंचता है यह, तो हीमोग्लोबिन रंजक के पास पहुंचने के बाद जो है यह लाल कलर का होता है। उससे पहले हमारे शरीर में जो है ब्लड का जो है निर्माण होता है, किस कलर में होता है, तो हल्का नीला कलर में होता है। जब यह हीमोग्लोबिन रंजक के पास पहुंचता है तो यह लाल कलर में होता है। तो आपको बस याद रखना है कि पहला खून हमारे शरीर में जब निर्माण होता है तो किस कलर में होता है, तो हल्का नीला होता है। और जब यह हीमोग्लोबिन रंजक के पास पहुंचता है तो इस ब्लड का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल आप याद करके चलिएगा, इसको आप नोट करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और WBC तो आप जानते ही होंगे कि WBC जो है ब्लड हमारा कहाँ होता है, तो यह हर जगह जोड़े पे होता है। जहां पे आपके शरीर में जोड़ होगा वहां पे जो है WBC का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो जोड़ जहां भी आपके शरीर में, जहां भी जोड़ है, जहां से आपका शरीर मुड़ता हो, जैसे मेरा कलाई ये मुड़ा, तो यहाँ पे WBC का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। यहाँ उंगली जो है टेढ़ी हो रही है, किसका निर्माण हो रहा है, WBC का निर्माण हो रहा है। गर्दन मेरी यहाँ देखो डाउन हो रही है, अप डाउन, यहाँ WBC का निर्माण हुआ है। घुटना, कमर, तो जहां मूड जोड़ होती है वहां पे क्या होता है, WBC का निर्माण होता है। हेमोग्लोबिन तो समझ लें कि हेमोग्लोबिन के कलर जो है हमारा लाल रक्त होता है, जानेंगे। और थोड़ा सा कि यहाँ जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन पुनः टूटकर हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। इस ऑक्सीजन के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां इसका उपयोग भोजन अणुओं के ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ओके, इसके पश्चात जो है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर विसरण द्वारा कोशिकाओं से रुधिर की शिराओं से संयोजन कर कार्बोहेमोग्लोबिन, कार्बो किसकी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो परिसंचरण के द्वारा इसी रूप से फेफड़ा में जो है क्या होता है, यह पहुंच जाता है। तो यह क्रियाएं जो है आपने बिल्कुल आसानी से समझा है कि हेमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है। यह ऑक्सीजन का क्या होता है, वाहक होता है हेमोग्लोबिन। जैसे ही आपके शरीर में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्रवेश होता है, जैसे ही आप सांस लेते हो तो यह जो है ऑक्सीजन क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं में मिल जाता है, और मिलने के बाद जो है पूरे शरीर में यह भ्रमण करता है, और भ्रमण करने के बाद जो है जो आपके ब्लड में गंदगी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है शरीर से फिर बाहर की ओर भेज देता है। अब हम लोग चलेंगे MCQ क्वेश्चन पे, और MCQ क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी MCQ आपको कराए जाएंगे ये सभी MCQ क्या होते हैं, बोर्ड मॉडल होते हैं, यानी कि कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को जो है पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं।
तो संवाहक ऊतक के रूप में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है, एपिडिडमिस पाए जाते हैं, या जाइलम पाए जाते हैं, या फ्लोएम पाए जाते हैं, या ये बी, ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, बी और डी, बी और सी होगा, यहाँ ऑप्शन छूटा है, बी और सी दोनों पाए जाते हैं। तो आपका आंसर जो है क्या होगा, आप मुझे आंसर जो है पोल के माध्यम से जो है दे सकते हैं। चलिए, शिवम का आंसर आ गया है कि सर इसका आंसर जो है आप मुझे लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि संवहन ऊतक के रूप में क्या पाया जाता है, तो आपके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम भी पाया जाता है और आपका फ्लोएम भी पाया जाता है। जी बिल्कुल ही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इश्यू देखेंगे कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो मछली का जो है उत्सर्जित पदार्थ जो है क्या होता है, यहाँ आप देखते हैं कि हमारा जो है उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, लेकिन मछली का उत्सर्जित पदार्थों में जो है बारे में हमें जानना है कि इसके उत्सर्जित पदार्थ क्या होंगे। तो यहाँ दिया गया है अमोनिया, उसके बाद यहाँ दिया गया है यूरिया, उसके बाद दिया गया है यूरिक अम्ल और एमिनो अम्ल। तो आपके सामने ऑप्शन मौजूद है, आप मुझे आंसर शेयर करेंगे। तो चलिए, मछलियों के उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं वह इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर जो है शेयर करेंगे। जल्दी से मुझे शेयर करेंगे कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ को जो है हम क्या कहते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया है कि मछलियों को उत्सर्जित पदार्थ को जो है हम क्या कहेंगे। बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। हाँ, इसका जो है हम आंसर रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोनिया। ठीक है, तो मछलियों के उत्सर्जित पदार्थ क्या हो जाएंगे, आपके अमोनिया होंगे। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन संख्या बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप करिएगा तो आसानी से हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषित इनमें से कौन है। प्रकाश संश्लेषित इनमें से कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्टोमेटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पति, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे हरित लवक, चौथा ऑप्शन दिया गया है जल। तो आप मुझे देंगे कि प्रकाश संश्लेषित इनमें से कौन होते हैं। इसका आंसर जो है हमें शेयर करना है कि बोला है कि रेजिनी किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। रेजिन जो है किस पौधे का जो है उत्सर्जित पदार्थ है। आपके सामने ऑप्शन है कि बबूल के, कनेर के, पीपल के या चीड़ के। तो जो है रेजिन किस पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ जो हम किसे कहेंगे। इसका आंसर जो है आपको बबूल में आंसर दिया है, बबूल में आंसर दिया है। तो चीड़ जो है कभी भी बबूल में नहीं होता है, रेजिन, रेजिन जो है बबूल में नहीं पाया जाता है, यानी रेजिन को हम बोलते हैं क्या, गोंद, गोंद। तो गोंद किस पौधों में निकलता है, तो गोंद जो है आपका चीड़ के पौधों से गोंद निकलता है। क्या पौधे से? चीड़ के पौधों से जो है यह गोंद निकलता है, जिसे हम रेजिन बोलते हैं। रेजिन का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो गोंद होता है, वो चीड़ के पौधों में मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन संख्या चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को करेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे कि जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है किसके साथ, कि जल तथा लवणों का परिवहन होता है हमेशा किसके साथ, तो एक दिवसीय के साथ, द्विदिवसीय के साथ, बहुदिवसीय के साथ, या आपके पास इनमें से सभी के साथ। किसके साथ होता है कि जल का लवण जो है परिवहन हमेशा होता है किसके साथ। आंसर जो है बहुत बढ़िया जी, बता रहे हैं कि सर इनमें से सभी लगा दीजिए। जी मैं इनमें सभी नहीं लगाऊंगा। क्या इनमें से सभी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और बोला जाए इनमें से सभी, इनमें सभी, तो सभी लगा दीजिएगा इनमें से सभी। तो जल तथा लवणों के परिवहन जो होता है किसके साथ होता है, तो आपको याद रखना है एक दिवसीय के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन संख्या 6 पे। अभी इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे कि मुख गुहा आहार के कौन सा भाग का पाचन
होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार की कौन से भाग का पाचन होता है? तो यहाँ जो है प्रोटीन का होता है, या वसा क्या होता है, या स्टार्च का होता है, या न्यूक्लियस अम्ल का होता है? तो देखिए मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग, यानी आपके मुंह से आहार नल का कौन सा भाग जो है पाचन क्रिया करता है? तो प्रोटीन का होता है पाचन क्रिया, या वसा का होता है, या स्टार्च का होता है, या न्यूक्लियस अम्ल का होता है? बहुत बढ़िया जो है आपका रॉन्ग आंसर आया है, बहुत सुंदर, कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है पाचन क्रिया होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर आएगा। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 7 जो है क्या बोल रहा है, इस चीज को देखेंगे कि अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? आप कोई भी खाना को खाते हैं और वह खाना जो है आपका नहीं पचता है, जो अनेक तरह की गैस जो है आपके शरीर से निकलती है, बहुत बदबूदार गैस निकलती है, उसके साथ जो है पेट में जो है दर्द होता है, या दस्त, पतला पैखाना होने लगता है, तो यह खाना नहीं पचता है जिसके वजह से, तो क्या होता है? यह चाइल होता है, या काइम होता है, या काइलोमोक्रोन होता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो इसका आंसर जो है आप मुझे दे देंगे कि चाइल होता है, काइम होता है, या काइलो माइक्रोन होता है, या उपयुक्त सभी होता है? क्या होता है? बहुत बढ़िया आंसर आपका आया है कि अमाशय में अनपचे भोजन को जो है हम क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम काइम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कि इसे जो हम क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर आपके सामने चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को जो है हम क्या कहेंगे? तो अमाशय के अग्रभाग को जो है हम क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को जो हम क्या कहते हैं कि पाइलोरिक कहते हैं, या कॉर्डियल कहते हैं, या फूडिडक कहते हैं, या एपीग्लोटिक कहते हैं? इसे जो है हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर जो है आपको शेयर करना है। अमाशय के अग्रभाग को जो है हम क्या कहेंगे? तो अमाशय के अग्रभाग को जो है कॉर्डियक कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझिए कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्डियक कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, क्वेश्चन संख्या 9 पे देखेंगे कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन जो है शरीर में कहाँ होता है? अमोनिया जो है यूरिया में परिवर्तन कहाँ पे होगा? तो पहला ऑप्शन सुनेंगे यकृत में होगा, दूसरा ऑप्शन वृक्क में होगा, तीसरा ऑप्शन पलिया में होगा, और चौथा ऑप्शन जो है अमाशय में होगा। यह कहाँ पे होता है? आप मुझे आंसर जो है शेयर करेंगे। अमोनिया यूरिया में परिवर्तन शरीर के कहाँ पे होता है? इनको दिया कि आमाशय में होता है। जी बेटा, बिल्कुल ही नहीं होता है आमाशय में। यह जो होता है आपका कहाँ होता है? यह यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके सामने यहाँ मौजूद है। तो हम क्यों जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ पे होता है? तो यकृत में यह होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने 10 नंबर है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य है। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? तो आपके सामने जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ऑक्सीजन मुक्त करना, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, तीसरा ऑप्शन है CO2 मुक्त करना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, और चौथा है जल का अवशोषण करना। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? नींद भी पूरी नहीं होने के कारण जो है होती है। वैसे भी मैं 4 से 5 घंटे ही सो पाता हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। चलिए आंसर जो है आपका आया, बहुत बढ़िया कि सर इसका आंसर हो जाएगा कि पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पर्णहरित का मुख्य कार्य जो होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना।
प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना पर्णहरित का मुख्य कार्य होता है। ओके, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन को जो है हम करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके सामने जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी हाइड्रोजन, ग्लूकोज या ऑक्सीजन, क्या होगा आपके सामने। तो ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, आंसर बस आपको जो है क्लिकबेट के थ्रू दे देना है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन निम्नलिखित में से कौन होता है। तो CO2, H2O, ग्लूकोज या O2। अरे पागल लड़का, ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल ही नहीं होता, यहाँ तो ग्लूकोज दिया गया, अनुभव ने आंसर दिया है जी, बहुत बढ़िया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 12 नंबर कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो अमाशय में कौन सा अम्ल जो है स्रावित होगा। ऑप्शन आपके सामने यहां मौजूद है, H2SO4, HCl, NHO3, HNO2। क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आप पोल के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। आंसर इसका सही दिया है, बिल्कुल आपने आंसर सही दिया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक कार्बन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है। तो पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है किसमें, रंध्रों के द्वारा, वाष्प रंध्रों के द्वारा, तरुण ताना के द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है आप मुझे देंगे कि इसका राइट आंसर जो है क्या। चलिए आंसर शेयर कर दी फटाफट कि पादप उत्सर्जन मुख्यतः होता है। पादप उत्सर्जन किसमें होता है, तो आपको मैं बता दूं कि पादप उत्सर्जन जो है रंध्रों के द्वारा होता है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, वाष्प रंध्रों में होता है, बिल्कुल ही आपका सही है। तरुण तना में होता है, बिल्कुल ही सही है। इनमें से सभी बिल्कुल ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। तो एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपके सामने दिया गया है O2 का अवशोषण एवं C2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, जल वाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे क्या हो। बढ़िया, गुड गुड बॉय, एकदम आपने आंसर जो है सही दिया है, गुड बॉय। चलिए भाई, बहुत सुंदर, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलेंगे आखिरी क्वेश्चन पे, देखेंगे यहाँ पे कि छाया में पनपने वाले पौधे को जो है क्या कहा जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को जो है क्या कहा जाता है, ही होलियोफाइट्स कहा जाता है, या सियोकाइट्स कहा जाता है, या थ्रियोफाइट्स कहा जाता है, इनमें से सभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप मुझे आंसर शेयर। कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सियोकाइट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आंसर सियोकाइट्स होगा। सभी को मेरी ओर से मैं क्या बोलूं आपको, सभी को मेरी ओर से मैं बोल रहा हूं थैंक यू सो मच।